नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में समझेंगे। तो देखिए, इस एक्ट को लाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो 2000 से पहले हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कोई भी एक्ट नहीं थे और 2000 तक एलपीजी भारत में आ चुका था। 1991 में ही लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिसके बाद भारत में तेजी से ग्रोथ होने लगा था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी काफी तेजी से ग्रोथ बढ़ रहा था। और क्राइम, जैसा कि हम लोगों को पता है, ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ता है क्राइम भी उसी प्रकार उस फील्ड में बढ़ते जाता है। तो क्राइम बढ़ रहा था और हमारे पास कोई नियम कानून नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को लाया। अब समझते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 था क्या। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 2000। तो कोई भी, हम लोग समझते हैं कि कोई भी बिल एक्ट में परिवर्तन कैसे होता है तो उसे पार्लियामेंट करती है। तो उसी प्रकार आईटी एक्ट को भी 2000 में इंडियन पार्लियामेंट से पास करा लिया गया। इट इज द प्राइमरी लॉ इन इंडिया रिलेटेड टू साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स। तो साइबर क्राइम और ई कॉमर्स से जुड़ा इसमें कुछ लॉ थे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझते हैं कि आखिर इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं वो क्या थे। तो एक्ट वाज इनेक्टेड टू गिव लीगल सैंक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो जैसे कि ई कॉमर्स को ही फुल फॉर्म में ई जो होता है वो स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को ये हैंडल करता था आईटी एक्ट 2000। इनेबल ई गवर्नेंस एंड टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो सिर्फ एक्ट प्रिवेंट ही नहीं करता था, बहुत कुछ लेकर भी, जैसे ई गवर्नेंस को इस एक्ट में लिखा गया है कि सरकार ई गवर्नेंस को प्रमोट करेगी, तो इनेबल ई गवर्नेंस आ गया। गिव लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो जैसे कि एक फिजिकल सिग्नेचर होता है वैसे ही एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। अगर आप लोगों में से कोई शेयर मार्केट में एक्टिव होंगे या फिर ई मुद्रा पर एक्टिव होंगे तो देखते होंगे वहां आप लॉगिन करते होंगे तो सबसे पहले डीएससी डिजिटल सिग्नेचर आपसे मांगा जाता है वहां एनएसडीएल के ऐप पर, साइट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जो केंद्र सरकार होगी वो एक कंट्रोलर को अपॉइंट करेगी सेंट्रल लेवल पर। इसके और भी ब्रांचेस होंगे और जो कंट्रोलर होंगे वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, माने डिजिटल सिग्नेचर किसको देना है किसको नहीं देना है, क्या उसकी रूपरेखा होगी, ये सब जो तैयार करेगा वो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी तैयार करेगा। इसके बाद पेनल्टी के भी प्रावधान किए गए। पेनल्टी से मतलब है कि जैसे कि अगर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कोई गुनहगार है या किसी ने कोई नियम तोड़ा, कोई पाबंदियां तोड़ी, तो फिर उसे जो अपराध के लिए सजा दिया जाएगा उसके भी प्रावधान इस एक्ट में कर दिए गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल। तो साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल का भी स्थापना केंद्र सरकार ने इस एक्ट के तहत किया। अब इसे हम लोग बाद में समझेंगे विस्तार से कि आखिर ये साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल होता क्या है। अब देखिए, अब 2000 में ही तो सब कुछ नहीं कर दिया गया था। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया क्राइम भी बढ़ते गया। तो 2008 में हमने इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किया आईटी एक्ट में, और जो ये अमेंडमेंट था वो किसी भी डिबेट के बिना पास हो गया था। मतलब ऐसे भी कोई जब भी किसी चीज में अमेंडमेंट करना रहता है तो संसद में एक भीषण युद्ध देखते होंगे आप लोग होता होगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट 2019 किया गया था, वहां से 370 हटाने के लिए तो बहस हुआ था, डिबेट हुआ था, जोरदार बहस। लेकिन ये जब एक्ट को अमेंड किया गया तो इसमें कोई भी डिबेट नहीं हुआ, क्योंकि जो सभी पार्टी थी वो सहमत थी इस अमेंडमेंट से। तो अमेंडमेंट में था क्या, तो सबसे पहला तो साइबर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, साइबर टेररिज्म पर नकेल कसने के लिए उसमें प्रावधान किया गया। अब साइबर टेररिज्म क्या होता है, तो देखिए, जैसे साइबर टेररिज्म होता है जब कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जब टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया तो उसे हम लोग साइबर टेररिज्म कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में बैठे जैसे मोहम्मद के कुछ आतंकी इंडिया में किसी को माइंड वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, या फिर वहां से इंटरनेट के थ्रू पैसा भेज रहे हैं। जैसे कि आपने हवाला सुना होगा, हवाला जो होती है टेरर फंडिंग उसी के थ्रू होती है। या फिर कोई कनाडा में बैठकर पाकिस्तान जो पंजाब है
वहां खालिस्तानियों को पैसा भेजता है, तो वो सब साइबर टेररिज्म पे आता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो देखिए हमारे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना और चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना दोनों एक जुर्म है। हालांकि पोर्नोग्राफी की बात करें तो 2015 में खुद सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने चार दीवारी के अंदर पोर्न देखता है तो वो उसका मूल अधिकार है, लेकिन अगर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है तो वो एक जुर्म है और इसके लिए उसे सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक क्राइम है। सर्च करना भी क्राइम है, या फिर डाउनलोड करना, या फिर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो भी ये क्राइम है। पोर्न देखिए दोनों में अंतर क्या हो गया, पोर्न देखना अगर आप खुले प्लेस में देखते हो तो वो एक क्राइम है, लेकिन अगर चार दीवारी के अंदर देखते हो तो वो फंडामेंटल राइट के तहत आ जाता है। ये खुद उस समय जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका ये स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। अब समझते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। आपको मैं समझता हूँ कि आईटी एक्ट 2000 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बाद में इसे 2021 में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, लेकिन वो सब हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं ई गवर्नेंस आखिर क्या होता है। तो ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो इसका फुल फॉर्म होगा, ई के जगह इलेक्ट्रॉनिक्स कर दीजिए तो वही फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस। E-governance implies government functioning with application of ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इसका साधारण डेफिनेशन आप लोग अगर समझना चाहेंगे तो ई गवर्नेंस का है कि जब गवर्नमेंट अपने कामों को करने के लिए टेक्नोलॉजी का मदद लेगी, इंटरनेट का मदद लेगी, जब सारा काम कंप्यूटराइज्ड हो गया तो वो ई गवर्नेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो गया। ई गवर्नेंस इज बेसिकली मूव टुवर्ड्स ए स्मार्ट गवर्नेंस। तो देखिए ई गवर्नेंस आने से स्मार्टनेस आ ही जाती है, स्मार्ट गवर्नेंस। अब स्मार्ट का मतलब यह नहीं कि सुंदर हो गए फेयर लवली लगा के, फेयर लवली का उपयोग सरकार नहीं करेगी। हम लोग समझते हैं कि स्मार्ट का मतलब क्या होगा, तो एस से सिंपल हो जाएगा, मतलब कि सिंपल मतलब कि छोटे से छोटे लोग, मान कि कम पढ़े लिखे लोगों को भी आसानी से वो सरकार तक पहुंच सके। गांव के लोग दिल्ली, गांव में बैठे लोग दिल्ली से काम करवा सके, उसे दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए सिंपल हो गया। एम फॉर मोरल, माने कि कहीं ना कहीं करप्शन में भी आपको कमी आएगी। अब मान लीजिए कि आप किसी ऑनलाइन फिजिकल काम करवाने गए, कुछ भी कोई छोटा मोटा भी काम है, फिजिकली आवासीय बनवाना है मान लीजिए, तो पहले फिजिकली बनाना रहता था, वहां आप डीओ ऑफिस और ब्लॉक में गए, अपने ब्लॉक में वहां दलाल बैठेगा, 500 रुपया आपसे खर्च करेगा। अब क्या है, कुछ नहीं है, अपना ऑनलाइन तुरंत कर लीजिए, तो मोरल भी कहीं ना कहीं आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी, अब अकाउंटेबिलिटी क्या हो गया, तो देखिए जितने भी काम ऑनलाइन होंगे तो वो सब सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड उसके होते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी उसके लिए जो गवर्नमेंट का जो वहाँ एम्प्लॉय होगा वो जवाबदेही होगा। नहीं तो अगर आप फिजिकल तो उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने किसी को 2 नंबर का पैसा ऑनलाइन दिया, करप्शन ऑनलाइन किया, तो वो एक प्रूफ होगा, और कैश दिया तो कोई प्रूफ नहीं होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जितने भी ब्लैक मनी होता है वो कैश दिया जाता है, ऑनलाइन नहीं दिया जाता है। फिर आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और टी से ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता कहीं ना कहीं आती है। अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि आखिर किस उद्देश्य को लेकर ये ई गवर्नेंस जो था आईटी एक्ट में ही लाया गया था, आईटी एक्ट के तहत ही ई गवर्नेंस की स्थापना की गई थी। तो आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, माने क्या लक्ष्य है, तो बेटर सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन्स। तो सर्विस डिलीवरी मतलब कि सिटीजन फास्ट सर्विस डिलीवरी का लाना एक ऑब्जेक्टिव था, बेटर भी हो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही। उसके बाद इम्प्रूव इफिशियंसी, जैसे कि देखिए इफिशियंसी इम्प्रूव करने का मतलब क्या, पहले जो एक दिन में अगर मान लीजिए 10 लोगों को फिजिकली सर्विस दिया जाता था, तो ऑनलाइन आ जाने से एक दिन में 100 से 1000 लोगों तक भी सर्विस दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इफिशियंसी इंप्रूव की गई, इंक्रीज हुआ। इम्प्रूव इंटरफेस विथ बिजनेस, बिजनेस में भी काफी आराम हो गया ऑनलाइन सब कुछ आने से। आपको मान लीजिए लाइसेंस बनवाना है तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, वहां जाकर एक दिन में आप अपने सारे काम का निपटारा कर सकते हैं। टू इंक्रीज गवर्नमेंट सिटीजन इंटरेक्शन, अब गांव में भी बैठा लोग दिल्ली डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है सरकार से ई गवर्नेंस के माध्यम। अब तो ई गवर्नेंस पर आप कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं, ईपीएमओ आ गया है। और जैसे कि आप इलेक्शन में
किसी को देख लिए कि ये यहाँ पे गलत काम हो रहा है, यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है वोट मांगने के लिए, तो आप तुरंत उसका वीडियो बनाइए और VGL ऐप जो इलेक्शन कमीशन का है वहां पे कंप्लेन कर दीजिए। 30 मिनट के अंदर वहां पे ऑफिसर या फिर कोई पुलिस का अधिकारी आ जाएगा या फिर इलेक्शन कमीशन का अधिकारी। VGL ऐप है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिटीजन इंटरेक्शन भी इंप्रूव हुआ। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस, तो देखिए जहां पे अब रिड्यूस कैसे हुआ कॉस्ट, तो पेपर वर्क में तो आमतौर पर ज्यादातर मटेरियल लगेगा, आपको पेन लगेगा, पेपर लगेगा, उसके बाद ज्यादा एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। ऑनलाइन में कुछ नहीं, आप तुरंत जाइए ऑनलाइन कीजिए, खट से सॉफ्टवेयर सिर्फ है, वो सस्ता सॉफ्टवेयर बना देगा, आपको काम हो जाएगा तुरंत। अब टाइप ऑफ इंटरेक्शन समझते हैं कि कितने प्रकार का इंटरेक्शन होता है ई गवर्नेंस के माध्यम से। तो G2G, अगर गवर्नमेंट से ही इंटरेक्शन हो रहा है, मान लिए कि डिफेंस मिनिस्टर का फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन हुआ, तो उसे G2G कहेंगे। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, अगर गवर्नमेंट का सिटीजन, जैसे अगर गवर्नमेंट ने जनधन योजना लाई तो ई गवर्नेंस के अंदर आया कि आप ऑनलाइन अकाउंट जाकर ओपन कर सकते, 5 मिनट का सारा काम है, तो वो G2C होगा, गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप। या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐप लाई ऐसा IRCTC ऐप, तो IRCTC ऐप किस एक्ट के तहत आया? गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप एक्ट। आप ऑनलाइन जाइए, 5 मिनट के अंदर आप कहीं का भी टिकट, यहाँ कर्नाटका से कन्याकुमारी का या कश्मीर से कन्याकुमारी का टिकट बुक कर सकते हैं, कच्छ से अच तक का टिकट बुक कर सकते हैं। अच्छा है आपको असम, उधर जो है आपको ईस्टर्न इंडिया में जो 7 सिस्टर है वहीं है, और कच्छ तो गुजरात में है। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, माने गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय से ही इंटरेक्शन करना होगा तो वो G2E का माध्यम लेगी। आप समझते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, क्या क्या मतलब कि कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ई गवर्नेंस को मद्देनजर रख के लाया गया। तो सबसे पहला तो लाई आपको कर्नाटका सरकार भूमि प्रोजेक्ट। तो भूमि प्रोजेक्ट में क्या था? तो भूमि प्रोजेक्ट में सारा जो वहां का लैंड रिफॉर्म था उसको ऑनलाइन किया गया कर्नाटका में। भूमि प्रोजेक्ट के तहत किसानों के लिए ये सौगात था, जैसे कि अब खेत का भी हर साल रसीद कटता है, तो अब आप ऑनलाइन भी रसीद आराम से काट सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको फिजिकली ऑफिस में, वहां का ऑफिस जो नजदीकी ऑफिस था वहां विजिट करना पड़ता था, और एक रसीद काटने में आपको 2 दिन 3 दिन का समय लगता था, जो कि अब 5 मिनट में हो जाता है। भूमि प्रोजेक्ट ये खैर कर्नाटका के लिए था, अब तो इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। ई सेवा आंध्र प्रदेश लाई अपने लोगों को सेवा देने के लिए, ई सेवा। फिर ई कोर्स, अब तो ई कोर्स, मान लिया आपको कुछ कोर्ट में फाइलिंग करना है, किस दिन आपका डेट है, सारा ई कोर्स आप वेबसाइट पर जाइए और चेक कर सकते हैं आप अपना डेट, किस दिन आपका डेट है अदालत में, कोर्ट में। ई डिस्ट्रिक्ट में कितने कार्यक्रम चल रहे हैं, कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट कहां पर है, उसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट लाया गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस समझेंगे, उसके बाद कुछ और टॉपिक को समझेंगे और अपने चैप्टर 4 को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।